Everyone, let's start our next topic, that is variation of molar conductivity with concentration. जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका क्या इफेक्ट है, मतलब कंसनट्रेशन हम कम कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट है मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर, वो पढ़ना है हमें। ठीक है, ये दो केसेस होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट के, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है तब क्या इफेक्ट होता है, कम क्या होती है, वो हम पढ़ेंगे। जो कंडक्टेंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वो डिबाई हक्कल ने अपनी इक्वेशन के थ्रू बताया था। ठीक है, और उस इक्वेशन को क्या बोला था, डिबाई हक्कल ओनसेगर इक्वेशन। इसकी हेल्प से उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताया था। तो ये क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी, और ये क्या है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए और अंडर रूट क्या है हमारा सी। ए क्या है यहाँ कांस्टेंट है, कोई भी डिपेंड करता है कि हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसके ऊपर। और ये क्या होता है हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये क्या होता है हमारे सिंपल मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब जो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वो आयंस में, तो इसका मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे। ठीक है, एट हायर कंसनट्रेशन, जहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, द ग्रेटर इंटरेक्शन अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, और जिससे क्या हो जाएगी, जो आयंस की मोशन है वो कम हो जाएगी। देयर फॉर द कंडक्टेंस फॉल्स विद इंक्रीजिंग, जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस कम हो जाएगी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे हम ये लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, जितना हम कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, कंसनट्रेशन जितनी बढ़ती जाएगी हमारी कंडक्टेंस उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है, फ्रॉम द कर्व वी कैन से डैट, ये एसिटिक एसिड क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वी कैन से डैट देयर इज़ वेरी लार्ज इंक्रीज इन कंडक्टेंस, जब भी हम, ये ज़्यादा कंसनट्रेशन है, ठीक है, जब हम इसको कम करते जाएंगे, जब से जैसे कंसनट्रेशन कम होगी उतने ज़्यादा कंडक्टेंस इंक्रीज होता है और एकदम ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और ये मतलब 0 पॉइंट तक ये यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा, क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, कुछ ना कुछ रह जाता है इसलिए। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें क्या होता है एकदम से इंक्रीज होता है। ठीक है, और ये क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा हम उसको डाइल्यूट करेंगे उतना ज़्यादा कंसनट्रेशन क्या होती है इंक्रीज होती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोलार्स लॉ। जो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी है ओफेन, जो ये कोलार्स लॉ क्यों आया था, जो मतलब स्ट्रॉन्ग ओनसेगर इक्वेशन है उसने मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थी ना उसके बारे में तो बता दिया था अच्छे से, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए कोलार्स साइंटिस्ट ने जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके कंसनट्रेशन या मोलर कंडक्टिविटी बताने के लिए कोलार्स लॉ दिया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो बराबर होती है किसके सम के बराबर, किस चीज़ के सम के बराबर, जो लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटी हो, कैटायन की जो कंडक्टिविटी होती है वो और एनायन की कंडक्टिविटी जो होती है इनके सम के बराबर होती है मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। ठीक है, जैसे हमारी मोलर कंडक्टिविटी NaCl की तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, Na के कंडक्टिविटी के ऊपर प्लस में क्लोरीन की कंडक्टिविटी के ऊपर। अगर साथ में 2 Na है तो यहाँ आगे 2 लग जाएगा, नहीं है तो 1 ही रहेगा। अब जैसे बैरियम क्लोराइड का है तो यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे 2 लग गया, इसलिए तो बैरियम क्लोराइड की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बैरियम प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन, उन दोनों की सम के बराबर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ की क्या मतलब इंपॉर्टेंस है इन कैलकुलेशन ऑफ, एक तो ये किस में हेल्प करता है मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो निकालने के लिए यूज़ होता है क्या हमारा कोलार्स लॉ। फॉर एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, CH3CO नेगेटिव आयन के प्लस में जो मोलर कंडक्टिविटी H पॉजिटिव, इन दोनों के सम के बराबर होगी। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, जो मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl HCl CH3CO इन तीनों की दे रखी है हमें। ठीक है, हमें अब निकालनी किसकी, हमें एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी, और एसिटिक एसिड क्या होता है CH3COH। ये जो तीनों फार्मूले हैं इसमें से हमें CH3COH चाहिए, तो हम तीनों को ऐड करेंगे और अगर उसमें से NaCl निकाल दें, ठीक है, इन दोनों का जैसे हमने ऐड किया CH3CONA प्लस HCl और इसमें से हमने NaCl निकाल दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा एसिटिक एसिड CH3COH, तो इसकी निकल आएगी। तो हम पहले यही करेंगे, NaCl की लिख ली हमने मोलर कंडक्टिविटी है, HCl की ये है और CH3CONA की ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे और NaCl इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, हमारे पास CH3COH एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी आ जाएगी। ओके, दूसरा एप्लीकेशन है कोलार्स लॉ की, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए यूज़ होता है। ठीक है,
जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर डिवाइड कर देंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का पता चल जाएगा, मतलब हमें अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमें के की वैल्यू निकालने के लिए भी कोलार्स का यूज़ होता है। सपोज हमने ए भी लिया, कोई भी, किस में टूट जाएगा, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव में टूट जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, सी, पहले इन दोनों की जीरो थी, कुछ टाइम के बाद जब रिएक्शन होगी तो इसमें से सी अल्फ़ा माइनस हो जाएगा, और ये क्या है, कुछ टाइम के बाद सी अल्फ़ा रहेंगे। हमेशा कांस्टेंट जो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट जो भी होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो ऊपर आता है, नीचे हमारे रिएक्टेंट आते हैं। बस जस्ट इसको एज ए फार्मूला बना दिया है। ठीक है, इसी को क्वेश्चन में हम यूज़ कर सकते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1028 मोलर एसिटिक एसिड इज़, ये इसकी कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की, हमें इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, इफ़ जो मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की 390.5 दे रखी है। फॉर द गिवन कंसनट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, हम इस समय सब की वैल्यू पुट करेंगे कि की वैल्यू क्या दे रखी है 1000, तो कंसनट्रेशन क्या दे रखी है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मोलर कंडक्टिविटी का पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी, हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था ये मोलर कंडक्टिविटी, और नीचे जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो लिखनी है, तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता चल जाएगा। अब हम ये रिएक्शन लिखेंगे वही सेम जैसे उसमें से हमने फार्मूला निकाला था ना, और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें के की वैल्यू का पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है कैलकुलेशन ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ एन स्प्रैंगली सोल्यूबल साल्ट। स्प्रैंगली मतलब जो कम सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, क्या होता है, जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर होता है, के × 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा। अब ये क्या होता है, मोलैरिटी मतलब सोलिबिलिटी कितना वो सोल्यूबल हो रहा है। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला अगर हमें क्या दे रखा है, सोलिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल है तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl एट 288 इज़ फाउंड टू बी, कंडक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, हमें इसकी सोलिबिलिटी निकालनी है, और इसमें आयनिक कंडक्टेंस दे रखी है सिल्वर और क्लोरीन की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर इसके बराबर कैटायन प्लस एनायन, तो ये हमें टोटल मिल जाएगी। यहाँ से सोलिबिलिटी का फार्मूला हमने किया है के × 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें सोलिबिलिटी का पता चल जाएगा।